बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की सारी सियासत और मामला दो केसेस के इर्द गिर्द इस वक्त खड़े हैं। यानी इमरान खान साहब का बाहर आना, यानी रियासत नहीं चाहती कि अभी वो बाहर आए और वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इमरान खान को भी कोई बहुत जल्दी नहीं है बाहर आने की। वो निज़ाम को मज़ीद नंगा करने में मसरूफ़ हैं और उसके लिए उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा, उन्हें सिर्फ अंदर रहना पड़ रहा है। और उनके अंदर रहने से निज़ाम खुद ब खुद गलतियां करके एक के बाद एक अपने कपड़े उतारता चला जा रहा है। बहरहाल दो बड़े केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो फैसला महफूज हो चुका है मखसूस नशिस्तों का, और इसका फैसला जो है जब आएगा सामने तो उसके बड़े दूर रस नताइज होंगे। जो लोग कोर्ट को कवर करते हैं ना, इनमें 5 बड़े आम लोग हैं। इनमें सदीक जान साहब हैं, असनात मलिक साहब हैं, मुतीउल्लाह जान साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, असद तूर साहब हैं। ये 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, वो भी कोर्ट्स को कवर करते हैं। मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा, तो मैं माजरत चाहता हूँ उनसे। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन इन 5 लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहना शुरू कर दिया कि काजी फ़ायद ईसा साहब अब मुश्किल में है। यानी जो पहले ऐसा लगता था कि उनको या उनकी ओपिनियन को अक्सरियत ओन कर लेगी जजेस की, अब ऐसा दिखाई नहीं देता। मैच ऐसा लगता है फंस गया है। और कुछ का तो ये कहना है कि काजी फ़ायद ईसा साहब के हाथ से शायद चीज़ें निकल गई हैं। काजी साहब को ये वाले केस के अंदर पहले जितनी जल्दी थी, अब वो उतनी ताखीर के अंदर इसको लेकर जा रहे थे। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 ये। दूसरा, एक केस और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों वाला केस। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये एक बंद है जिसके अंदर फॉर्म 47 जो है जाली वो भरे हुए हैं। और अगर इस बंद में एक शगाफ पड़ गया या ये बंद टूट गया तो फिर पूरे मुल्क के अंदर जो है इस्लामाबाद के बाद फॉर्म 47 के ऊपर जो जाली एमएनएस बनाए गए हैं या एमपीएस बनाए गए हैं, वो इस बंद के टूटने के बाद बहते हुए बाहर निकलेंगे ईवानों में से, और उनकी जगह पे जो फॉर्म 45 वाले जो लोग जीते हुए हैं वो अंदर जाएंगे। अब ये मामला, ये 2 चीज़ें गले पड़ी हुई हैं हुकूमत की। 2 फैसले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बड़े घटिया केस भी चल रहे हैं पाकिस्तान में। इद्दत वाला केस है, उसके अंदर इतनी घटिया हरकत की है खबर मानिका ने, ऐसी गलीज गंदी और घटिया हरकत की है कि मेरे ख्याल में अगर वो अपनी बेटियों के सामने या बच्चों के सामने जाएंगे ना तो वो भी नाराज हो जाएंगे। ऐसी घटिया हरकत की है। यानी अब इतने साल गुजरने के बाद वो अदालत को अजीबोगरीब दरखास्त दे रहे हैं। मैं तो वो बातें बोलना भी नहीं चाहता। मैंने आपको पहले बताया कि मैं कभी भी सख्त मुखालफत भी हो ना किसी के साथ, तो उसकी निजी ज़िंदगी के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ बात ना करूँ, और मैंने नहीं की। वो मामला उसकी निजी ज़िंदगी का है। लेकिन यहाँ तो हद हो गई है। पीटीवी के ऊपर निजी ज़िंदगी लेकर चले गए, टॉक शोज़ के अंदर लेकर चले गए, सोशल मीडिया के अंदर लेकर चले गए, और फिर पब्लिक का रिएक्शन भी उतना ही खौफनाक आ रहा है। और इसके ऊपर जो उलमा जिनको बोलना चाहिए था पहले, वो बात ही नहीं कर रहे थे इद्दत के मामले के ऊपर। यानी ये तो खातून की राय के ऊपर होता है ना, वो जब कह देती हैं तो बात खत्म हो जाती है। इस्लाम में तो ये कहा जाता है, मौलवी खामोशी के साथ ये बातें करते हैं, लेकिन जितने बड़े आलिम दीन है पाकिस्तान में, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनसे लोग शिकवा कर रहे हैं, जनाब आप बोले ही नहीं। एक खातून को सरे बाजार जो है वो रुस्वा किया जा रहा है, अदालतों के अंदर, ईवानों के अंदर रुस्वा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उनकी तज़हीक की जा रही है, और वो साबिक खातून है, अव्वल और बापर्दा खातून है, और उसके बावजूद कोई आलिम दीन बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो इसलिए कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो पुष्ट बनाई कर रही है ये सारा गंद डालने वालों की। लिहाजा रियासत के खौफ से उलमा बोल ही नहीं रहे। तो कलमाए हक बोलने वाले उलमा किधर गए? वो क्यों बात नहीं कर रहे? और जिस वक्त दूसरी तरफ से रिएक्शन आया, साथ ही उलमा का जो है वो एक प्रेस रिलीज हमने देख लिया कि इस मामले के अंदर जो है शरई मामला है, तो इसके ऊपर ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं, और बहुत ही घटिया नौयत की सियासत है जो पाकिस्तान में हो रही है। मेरी इसमें सारी हमदर्दी जो है वो बुशरा बीबी के साथ है। अब 100 एलिगेशन उन पर लगा सकते हैं माजी में, और लगाने भी चाहिए आपको। अगर आपके पास सबूत है तो आप उनको जेल के अंदर रखें, करप्शन के सबूत है जेल के अंदर डालें। लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी को इस तरह उन्हें जलील करना, रुसवा करना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसकी इजाज़त नहीं देता, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। उलमा इकराम खामोशी से तो कह देते हैं, लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आता। तो एक केस जो है वो है मखसूस नशिस्तों वाला। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। वजह क्या है इम्पैक्ट की? क्योंकि ये जो केस है, इसका फैसला अगर पीडीएम की जमातों के हक में आ गया तो इसका मतलब है उनके पास 2/3 अक्सरियत होगी, और अगर उनके पास 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर वो काजी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन भी दे सकेंगे, जिसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़े गहरे असरात होंगे।
क्योंकि कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि कादी फायद ईसा साहब जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन वो हर चीज़ की तरदीद करते हैं, इस चीज़ की उन्होंने अभी तक तरदीद नहीं की है। तो एक तो ये केस है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, फ़र्ज़ करें कि ये नशिस्तें मिल जाती हैं पीडीएम की जमातों को, लेकिन दूसरी जानिब से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए से 5-7 सीटें उनकी निकल जाती हैं बीच में से, और अगर उनकी सीटें वहाँ से निकल जाती हैं तो याद रखिएगा फिर भी 2/3 अक्सरियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो एक केस मैं आपको बताता हूँ, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में केस चल रहा है, और उसमें इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इस वक्त फैसला होना बाकी है। कादी फायद ईसा साहब के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो फुल कोर्ट इजलास हुआ उसकी कुछ अंदरूनी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होकर बाहर निकली। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स ने चीज़ें बाहर निकाली जिनके मैंने आपको नाम लिए थोड़ी देर पहले, उन्हीं लोगों ने ये क्लेम किया कि ये बातें अंदर से उन्हें मालूम हुई है कि फुल कोर्ट की जो मीटिंग हुई है या इजलास हुआ है उसमें क्या चीज़ें तय हुई हैं। एक तो ये चीज़ है कि इजलास में कादी फायद ईसा साहब को ये बताया गया कि ये जो आप सोच रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं, इस तरह तो लोग जो हैं वो, एक जज साहब ने कहा कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को भूल जाएंगे, जस्टिस मुनीर वाला जो केस है, यानी पाकिस्तान में बदतरीन मिसाल दी जाती है तो उस केस की और उस मामले की दी जाती है। तो ये बताया गया अदालत में कि इजलास में कि जनाब लोग उसको भूल जाएंगे अगर ये ऐसे किया गया तो। दूसरा ये भी बताया गया कि कादी फायद ईसा साहब आपके इस फैसले को अगले 4 या 5 चीफ जस्टिस जो हैं वो भुगतेंगे। एक तो कादी साहब खुद हैं, और दूसरे मंसूर अली शाह साहब हैं, तीसरे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को भी गालिबन बनना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, उनकी भी बारी हो सकती है, और जस्टिस याजा अफरीदी साहब, ये वो लोग हैं जो फ्यूचर में चीफ जस्टिस बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो इसमें कादी साहब को लगता था कि अभी टाइम लेना चाहिए, मजीद इसमें डिले होना चाहिए, मजीद इसको चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। तो यहाँ एक जज साहब ने कहा जी ठीक है, आपने टाइम लेना तो आप ले लें, हम तो फैसला सुना देंगे, और अगर बाकी जजेस की राय आ जाएगी तो कादी साहब के ऊपर बहुत प्रेशर होगा। तो इस वजह से फिर कादी साहब ने और सब ने ये फैसला किया कि जल्दी फैसला सुनाया जाएगा। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुमकिन है 24 घंटे में, 48 घंटे में, इसके बीच बीच में किसी भी वक्त आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से आ जाएगा। अच्छा, इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत फंसा हुआ है काम, अभी भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा बंदे इधर हो जाए, ज़्यादा बंदे इधर हो जाए, लेकिन कुछ लोग बड़े एतमाद से कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आएगा और मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसके बिल्कुल अपोजिट फैसला आएगा और नशिस्तें मिल जाएंगी पीडीएम की जमातों को। अच्छा, कुछ जो बड़े सीनियर वकला हैं उनका ये कहना है, मेरी जिन लोगों से बात हुई 2-4 लोगों से, उन्होंने कहा जी अदालत कुछ और भी कर सकती है, यानी ये ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगा, कुछ अजीब सा फैसला भी आ सकता है जिसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। इस फैसले को बड़ा तफसील से पढ़ना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जब तफसीली फैसला आएगा तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब ये तो है नादरीन सूरत हाल इस केस की। दूसरा केस जो मैंने आपको बताया था, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में चल रहा है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुन रहे हैं। एक दिन एक हल्का, दूसरे दिन दूसरा हल्का, तीसरे दिन तीसरा हल्का, और ऐसा लगता है कि वो सारा रिकॉर्ड मंगवा के और बहुत जल्द फैसला सुनाने की तरफ चले जाएंगे। बहुत मुमकिन है पीएमएलएन से ये सीटें छिन जाएं। अब तारिक फजल चौधरी साहब जो है उन्होंने एक और दरखास्त दे दी है, शोएब शाहीन साहब इनके मुकाबले में उम्मीदवार थे, तो उनका ये कहना है कि ये जो दरखास्त है इसको नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। इससे पहले जो है वो जज साहब के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए गए थे और उनके ऊपर एतराज़ भी किया गया था, फिर वो एतराज़ ख़त्म हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये मामला गया था, जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और अब जो है वो कुछ और इल्ज़ामात लगाए गए हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर, और एक और दरखास्त भी दायर की गई है, उनकी तैनाती को भी चैलेंज कर दिया गया है, और ये भी कहा गया कि उनकी डिग्री जाली है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं, और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो है वो दरखास्तबाजी भी की जा रही है ताकि उनको काम से रोका जाए। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? देखिए ना, अचानक बहुत सारे सहाफ़ी उठते हैं, और जो इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल जज हैं, होता यह है कि हाई कोर्ट के एक जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वो बता देते हैं कि ये वाले जज जो हैं, एक जज या ज़्यादा जज जितने भी हैं, तो इस्लामाबाद में क्योंकि 3 हल्के हैं तो एक ही जज की ज़रूरत थी, लाहौर में क्योंकि पंजाब में ज़्यादा हल्के हैं तो 8 जजेस की ज़रूरत थी, सिंध में इस तरह ज़्यादा जजेस की ज़रूरत थी, केपी में भी। तो यहाँ पे होता यह है कि वो एक जज का नाम दे देते हैं कि जनाब ये जज हैं ट्रिब्यूनल के तौर पे, और फिर वो उन हल्कों के अंदर देखते हैं धांधली हुई है या नहीं हुई है। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब जब आए तो तब सारे खामोश थे,
लेकिन जब चीज़ें मैनेज नहीं हुई और जब उनको राज़ी नहीं किया जा सका तो उसके बाद उनके ऊपर अटैक शुरू कर दिया गया। आप देखें मीडिया के ख़ास लोग जो PMLN के बड़े हामी हैं वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर अटैक करते हैं, कुछ ऐसे वकला हैं वो भी अटैक करते हैं, उनके ऊपर रेफरेंस की बात की जाती है, उनके ऊपर जो है वो पाबंदी की बात की जाती है, उनके खिलाफ जो है वो दरख्वास्तबाजी की जाती है, उनकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उनकी तौहीन की जाती है। ये सारी हरकतें उनके ऊपर कंटिन्यूसली की जा रही हैं, बार बार एतराज़ लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समझ आ गई कि ये 3 सीटें निकल गई तो बाकी भी निकल गई, और अब वो हर कीमत पे चाहते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस को ना सुने। अब अगर एक नए जज आएंगे तो नए सिरे से मामला चलेगा, फिर इसके अंदर 2-3 महीने, 1-2 महीने, 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इसको सुनते रहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ऐसा लगता है कि ये सीटें PMLN के इन MNAs के पास नहीं होंगी। यहां पे आपको नए MNAs बैठे हुए नजर आ जाएंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और इसी बुनियाद के ऊपर फिर पंजाब के अंदर आप बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे आने वाले वक्त में। अब हुकूमत क्यों कहती है कि हमने रिटायर्ड जज लगाने हैं ट्रिब्यूनल के तौर पे? वो रिटायर्ड जज इसलिए लगाते हैं कि वो अपनी मर्जी के बंदे लाएंगे जो उनको पसंद होंगे या जो माजी में उनके साथ अच्छे ताल्लुकात में रहे होंगे, और उनको लालच दे के लाके बिठाएंगे और बिठा के उनको देंगे अपने केसेस कि हमारी फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई जाली हुकूमत को महफूज रखे, हमें बचाए। अब ये वो तरीका है जिसको हुकूमत अडॉप्ट कर रही है। अब एक हुकूमत बन गई है, उसके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने धांधली की है, तो वो अपनी मर्जी का जज नहीं लगवा सकते, अपनी मर्जी का ट्रिब्यूनल नहीं बना सकते। न्यूट्रल ट्रिब्यूनल होगा, और वो कैसे होगा कि जो तरीकाकार पहले से वजह है उसके मुताबिक होगा। अब वो कानून तब्दील करें सिर्फ इसलिए कि हम फंसे हुए हैं, ये तो वही मिसाल हो गई ना कि इन्होंने नैब का कानून ही बदल दिया। किन लोगों ने? जिन लोगों के ऊपर नैब के केसेस बने हुए थे। इसी तरह अब ये कानून बदलने जा रहे हैं इसलिए कि इनकी अपनी सीटें फंसी हुई हैं, तो ये अपनी सीटें बचाने के लिए हरकत करना चाह रहे हैं। लेकिन ये 3 सीटों पे फैसला हो गया तो फिर ये ट्रेन नहीं रुकेगी, ये मुसीबत बन जाएगी इनके लिए। तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।